डियर फ्रेंड, चैनल में आपका स्वागत है। आज लॉ रिलेटेड टू वुमेन की सीरीज में हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसमें इस एक्ट को हमने कितने सब टॉपिक में कवर किया है, वन बाय वन क्विकली हम जिसमें कवर करेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। मैं रीड करने के बजाय आगे चलता हूँ और एक एक करके उनको समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट। तो जैसा आपको मालूम है कि भारत जैसे देश में जहाँ सामाजिक और आर्थिक स्तर लोगों का समान नहीं है, वहाँ पे वोमेन के साथ, औरतों के साथ घरों के अंदर वायलेंस बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है। और हालांकि इसको किसी लीगल एक्ट के थ्रू रोकना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है, बिकॉज सोशल मैटर में और घर के मैटर में कानून बहुत ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाता है। क्योंकि अगर लेडी कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन जाएगी भी तो अल्टीमेटली आके तो उसी फैमिली में रहने वाली है। तो ये सारे इशू होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस के प्रोटेक्शन के लिए वुमेन के लिए एक्ट रखा है, पास किया है। अब आईपीसी में देखें तो आईपीसी में डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत ज़्यादा प्रोविजन है नहीं। सेक्शन 354 आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ वोमेन के बारे में बात करता है, और ये एक जनरल है जो घर और घर के बाहर सब जगह पे लागू होता है। और दूसरा है 509 इंसल्टिंग टू द मॉडेस्टी ऑफ वोमेन। तो दोनों मिलते जुलते सेक्शन है, और कोई भी अगर किसी औरत के साथ अभद्र व्यवहार करता है, कोई ऐसा बिहेवियर दिखावा या कुछ इस तरह की अश्लील हरकत करता है, उनको इन दोनों सेक्शन के अंदर पनिश किया जा सकता है। हालांकि डोमेस्टिक वायलेंस, घर पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उस पे कोई भी एक्ट इस एक्ट के पहले तक नहीं था। तो ये एक बहुत ही यूनिक टाइप का एक्ट है, बिकॉज इसके अंदर कोई भी डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं है। डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं है का मतलब ये है कि इस एक्ट की जो नेचर है ना, सिविल है। जैसे सिविल एक्ट के अंदर स्टे ऑर्डर और प्रोटेक्शन ऑर्डर और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर वगैरह पास किए जाते हैं, ताकि एक पार्टी उनको फॉलो करे, जो चीज़ उसमें लिखी गई है कि आपको ऐसा करना ही करना है या करना है उसको एडहेयर करे। तो इसकी नेचर भी इसी तरह से सिविल है। इसके अंदर जितने भी एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए किए जाते हैं, वो सब ऑर्डर के रूप में दिए जाते हैं। मजिस्ट्रेट या कोर्ट दूसरी पार्टी को ऑर्डर देता है कि आपको ऐसा नहीं करना है और आपको ऐसा नहीं करना और आपको ऐसा करना, और डायरेक्टली किसी भी पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है। हाँ, अगर बाद में वो उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता तो उसके बाद फिर पनिशमेंट का प्रोविजन है, वो तब जाके ऑफेंस बन जाता है। तो बहुत ही तालमेल बैठाने के हिसाब से बहुत ही अच्छी सोच है गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन की फॉर्म में। कितना सक्सेस होता है वो एक अगेन है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हालांकि नेचर सिविल होने के बाद भी इसका जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी से गवर्न होता है, और उसका पर्पज ये है ताकि फास्ट एक्शन हो और फास्ट उस पर डिसीजन हो। तो ये था इसका ऑब्जेक्टिव और बैकग्राउंड। अभी आगे देखते हैं कि इसमें कितने सेक्शन हैं और किस तरह से वो अरेंज हुए हैं। तो टोटल 5 चैप्टर हैं इसके अंदर। सबसे पहला चैप्टर एज यूजुअल जो सभी एक्ट में होता है 1 और 2, जो उसका एक्सटेंट, उसका टाइटल और उसकी डेफिनेशन वगैरह के बारे में बताता है। चैप्टर 2 सिर्फ एक ही सेक्शन का है जो डोमेस्टिक वायलेंस को बताता है, और डोमेस्टिक वायलेंस को जिसमें डिफाइन किया गया है। चैप्टर 3 में जितने भी ऑफिसर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं और मजिस्ट्रेट वगैरह हैं, उनकी ड्यूटी के बारे में बताया गया है, सेक्शन 4 से लेकर के 11 तक। और चैप्टर 4 में जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको ऑब्टेन करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, वो चैप्टर 4 में है, जो सेक्शन 12 से लेकर के सेक्शन 29 तक कवर किए हुए हैं। और लास्ट में है चैप्टर 5 मिसेलेनियस। तो मिसेलेनियस किसी भी एक्ट में आप जानते हैं उसमें या तो पेनल्टी होती है, या फिर जो चीज़ें बाकी चैप्टरों से छूट जाती हैं उनकी सेविंग्स वगैरह इसके अंदर रहती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हम सबसे पहले इस एक्ट में काफ़ी सारी डेफिनेशन है, लेकिन सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। हम मेन डेफिनेशन इसकी देखेंगे। तो सबसे पहला डेफिनेशन है सेक्शन 2A में, एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन वो वुमेन होती है जो डोमेस्टिक रिलेशन पे जिसके ऊपर वायलेंस होती है और जो इस एक्ट के अंतर्गत
कंप्लेंट करती है। तो आप ये समझ लीजिए कि एग्रीव्ड पर्सन हमेशा वोमेन ही होगी, हमेशा लेडी ही होगी। इस एक्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का सब्जेक्ट हमेशा वोमेन ही रहती है, ऐसा इस एक्ट के अंदर प्रिजम्पशन है। अगली डेफिनेशन है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। जिस तरह से पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखाई जाती है, इस एक्ट के अंदर डीआईआर का प्रोविजन है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट का, जो सेक्शन 2E में बताई गई है। कोई भी जाके मजिस्ट्रेट के ऑफिस में या प्रोटेक्शन ऑफिसर को कंप्लेन कर सकता है, और वो प्रिस्क्राइब्ड एक फॉर्म होता है, रजिस्टर होता है, जिसमें उसको एफआईआर जैसे पुलिस स्टेशन में होती है वो उसको रिकॉर्ड करेगा। तो इसका नाम हो जाएगा डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट या डीआईआर। अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। क्योंकि डोमेस्टिक वर्ड वायलेंस से जुड़ा हुआ एक्ट में, तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आमतौर पे आप ये समझिए, घर के अंदर लेडीज जितने लोगों के साथ में भी रहती है, चाहे वो शादी से पहले चाहे शादी के बाद, वो सारे के सारे रिलेशन जो मेल से उसके होते हैं, वो सब डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि आजकल जो लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आएगा या नहीं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में लिव इन रिलेशनशिप भी कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई लेडी किसी आदमी के साथ में बिना मैरिज के लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो वो भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आएगा। तो इन डेफिनेशन के बाद हम आगे चलते हैं एक्ट के की प्रोविजन में। की प्रोविजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन 3 डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अगर आपको ये समझ में आ जाती है तो आगे का तो प्रोसीजरल सेक्शन है वो बहुत इजी है। आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, आपको एक बार ये दिमाग में बैठ जाती है तो ये आगे का काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। तो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन को बहुत ही वाइडली कवर किया गया है इस सेक्शन के अंदर, जिससे किसी भी तरह का कोई भी ऐसा वायलेंस इसके स्कोप से बच ना जाए। तो आप देखिए, सबसे पहले रेस्पोंडेंट या सामने वाला व्यक्ति या घर का जो मेल मेंबर है जो डोमेस्टिक वायलेंस करता है, उसका कोई भी एक्ट, उसका कोई भी ओमिशन, उसका कोई भी कमीशन या कंडक्ट, ये चारों के चारों इसमें इसेंशियल कंडीशन 1 में है कि इन चारों से अगर वो एग्रीव्ड वोमेन को फिजिकल या मेंटल हार्म करता है। आप देखिए, फिजिकल हार्म और मेंटल हार्म। फिजिकल हार्म कैसे हो सकता है? जब उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी को फिजिकली कोई खतरा हो, लाइक मारपीट करने का, डांट डपट करने का, इस टाइप के जो भी आउटरेज होते हैं, वो फिजिकल हार्म का कारण बनते हैं। मेंटल हार्म में बहुत कई टाइप की एब्यूजेस हो सकती हैं। इमोशनल एब्यूज हो सकती है, इकोनॉमिकल एब्यूज हो सकती है, सेक्सुअल अब्यूज हो सकती है। तो जैसे भी गाली गलौज करके और जबरदस्ती पैसा छीन के या पैसा नहीं दे करके और उसकी इच्छा के खिलाफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करके, ये सारे के सारे जो एक्ट हैं, ये मेंटल हार्म की कैपेसिटी में वाइडली कवर हो सकते हैं। तो फिजिकल हार्म और मेंटल हार्म के बाद हम दूसरा एसेंशियल कंडीशन देखते हैं, कोवर्सिंग बाय अनलॉफुल डिमांड। तो दूसरी एसेंशियल कंडीशन में अगर रेस्पोंडेंट एग्रीड पर्सन को जबरदस्ती कोई डिमांड करता है डावरी की, या पैसे की, या प्रॉपर्टी की, या किसी भी तरह की उससे डिमांड करता है, वो डावरी भी हो सकती है। अगर वो लेडी नौकरी कर रही है तो जबरदस्ती उसका पैसा छीनता है, लेता है, फिर उसको खर्चे के लिए नहीं देता, या उसके ऑफिस में जाके भी इस तरह का कुछ डिमांड करके उसको उसको बेइज्जत करता है, तो ये सारा का सारा इसमें आ जाएगा कोवर्सिंग बाय अनलॉफुल डिमांड। और इसके आगे है, ये ऊपर वाले दोनों फिजिकल हार्म और मेंटल हार्म और अनलॉफुल डिमांड जो है, इनकी अगर वो थ्रेट भी देता है, धमकाता है कि आप ऐसा नहीं करेगी तो मैं ऐसा कर दूंगा, तो ये भी उसमें डोमेस्टिक वायलेंस में माना जाएगा। और इस तरह की थ्रेट वो अग्रीव्ड पर्सन को भी देगा तो भी, और उससे रिलेटेड है अगर कोई दूसरा पर्सन अग्रीव्ड पर्सन से उसको भी अगर देता है, फॉर एग्जाम्पल उस वोमेन के बच्चे हैं, उसके रिलेटिव है, उनको धमकाता है, जिससे जिससे उस पर असर पड़ता है अग्रीव्ड पर्सन पे, तो भी वो डोमेस्टिक वायलेंस में कवर होगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है
किसी और अन्य दूसरे तरीके से जो इधर कवर नहीं हो रहा, उस तरह से भी अगर वो कोई हार्म काज करने की ट्राई करता है या करता है अग्रीड पर्सन को, तो ये सारे के सारे जितने भी एक्ट होंगे, जितने भी कंडक्ट होंगे, वो सब के सब इसमें आएंगे डोमेस्टिक वायलेंस में। और जज जब डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेन होने के बाद में, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होने के बाद में ओवरऑल सिनेरियो को कंसिडर करके देखेंगे कि वो किस में फिट हो रहा है, और तब वो डोमेस्टिक वायलेंस को फाइनल करेंगे। ऐसा इस सेक्शन में बताया गया है। मुझे उम्मीद है ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं। चैप्टर थर्ड में ये बताया गया है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटी क्या होगी। तो हम क्विकली इसमें एक एक करके कवर करते हैं। सेक्शन 4 ये बोलता है कि चाहे तो अग्रीड पर्सन या चाहे कोई और भी थर्ड पर्सन इसकी कंप्लेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास में जाके कर सकता है कि अमुक अग्रीड पर्सन के घर में ये डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। अगर वो इस टाइप का जाके कंप्लेंट करता है तो उस पे और कोई भी पूछताछ नहीं होगी, उसकी और भी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। जनरली इंडिया में आप देखते हैं कि कोई भी मामलों में फंसने से इसलिए डरता है कि बाद में वो पुलिस के चक्कर उसको काटने पड़ेंगे, क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी कंप्लेंट या ऐसी इंफॉर्मेशन कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को देता है, तो उसको कोई भी लायबिलिटी उसकी आगे नहीं रहेगी और वो फ्री माना जाएगा। सेक्शन 5 में बताया गया है कि जितने भी जिनके पास भी वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी या कंप्लेंट जाएगी, उनका उनका ये उनकी ये ड्यूटी होगी कि वो एग्रीव्ड पर्सन को उसके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट हैं, वो उनको बताएं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर महिलाओं की कंडीशन आपको मालूम है, वो अशिक्षित हैं और उनको कानून की जानकारी होती नहीं है। तो यहाँ पे ये सेक्शन के माध्यम से ये बताया गया है कि इन ऑफिसर की ये जवाबदारी है कि उसको बताएं कि आप चाहे तो कौन कौन से कानून हैं उनके अंदर जा कर के अपना अपना न्याय मांग सकती हो। जैसे जैसे डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन कर सकती हो, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए कर सकती हो, और भरण पोषण या मेंटेनेंस मांग सकती हो, या आप सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प ले सकती हो, या प्रोटेक्शन होम में जा सकती हो। और इस एक्ट के अंदर आगे जितने भी ऑर्डर रिलीफ के हैं वो सब भी उनको बताए जाएंगे कि आपको ये अधिकार प्राप्त हैं। तो सेक्शन 5 में ये बताया गया है। अभी सेक्शन 6 में ड्यूटी ऑफ शेल्टर होम। तो हर स्टेट और जिले के अंदर शेल्टर होम का प्रोविजन गवर्नमेंट करती है जनरली। तो अब शेल्टर होम की ये ड्यूटी है, अगर प्रोटेक्शन होम या मजिस्ट्रेट बोलता है या उस एग्रीड पर्सन या लेडी की इच्छा है, तो उसको शेल्टर रूम होम में प्रोटेक्शन दिया जाए और उसकी एट पार केयर की जाए। सेक्शन 6 सिमिलरली मेडिकल फैसिलिटीज़ की ड्यूटी बताता है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस की एग्रीव्ड महिला को कोई मेडिकल चेकअप करवाना है, कोई ट्रीटमेंट करवाना है, आगे मेडिकल केयर करवानी है, तो ये मेडिकल फैसिलिटी उसको केयर प्रोवाइड करवाए। सेक्शन 8 में स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रोविजन है कि वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करेगी। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर का आगे ड्यूटी दिया गया है। प्रोटेक्शन ऑफिसर की मेन ड्यूटी और फंक्शन ये रहेगा कि वो जिस एरिया में जिसको उसकी ड्यूटी दी गई है वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का ओवरव्यू करे, कंट्रोल करे, और जितनी भी कंप्लेंट आती हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको आती है, उनको प्रॉपरली आगे फॉरवर्ड करके उन पे बराबर कार्रवाई करे ठीक से, जिससे सारे के सारे मामले सुलझें और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रिड्यूस हो। इसी तरह से सेक्शन 10 में सर्विस प्रोवाइडर के लिए ड्यूटी दी गई है। सर्विस प्रोवाइडर को इस एक्ट के अंदर स्पेशली ये ड्यूटी दी गई है कि वो कंपनी एक्ट के अंडर भी रजिस्टर्ड हो सकता है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर या मजिस्ट्रेट जो भी उसको सर्विस देंगे काम करने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, या जो एग्रीड पर्सन है उसको सपोर्ट करने के लिए, वो इसके अंदर उसको करना है। अभी इसमें ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट भी एक्सप्रेसली मेंशन की गई है। इस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो पब्लिक अवेयरनेस कंडक्ट करवाए और अपने जितने पब्लिक सर्वेंट हैं उनके माध्यम से और पुलिस वालों के माध्यम से इसका वाइड पब्लिसिटी करवाए और औरतों को उनके अधिकार पता करवाए। आप प्रैक्टिकली तो जानते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्टिवनेस कितना है, हालांकि लॉ में ये प्रोविजन बहुत ही क्लियरली मेंशन किए हुए हैं। आगे हम चलते हैं चैप्टर 4 पे कि वेरियस ऑर्डर के लेने ऑब्टेन करने के प्रोसीजर क्या हैं।
तो सेक्शन 12 ये बोलता है कि कोई भी एप्लीकेशन इसके अंदर आएगी, DIR आएगी, तो वो मजिस्ट्रेट के पास में आएगी और मजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस लेगा और उस पर आगे की कार्रवाई करेगा। सेक्शन 13 ये बताता है कि जब मजिस्ट्रेट के पास में एप्लीकेशन आ जाएगी तो वो रेस्पोंडेंट को, प्रतिवादी को, जो जो मेल पर्सन है जिसके खिलाफ ये एप्लीकेशन आई है, उसको नोटिस देगा और प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू उसको नोटिस देगा। यहाँ पे उनको टाइम बाउंड भी किया गया है कि इतने दिनों के अंदर अंदर नोटिस देना है, और ये निपटारा सुलझाने के लिए भी मजिस्ट्रेट को बोला गया है कि इतनी ड्यूरेशन के अंदर अंदर उसको कर देना चाहिए। इसके बाद में नोटिस देने के बाद में नेचुरली नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि वो काउंसलिंग की ट्राई करेगा मजिस्ट्रेट। सी, ये एक्ट बेसिकली सेटलमेंट के लिए ही है, शांति स्थापना के लिए ही है घरों में। पनिशमेंट दे के मामला सुधरता नहीं है और सजा दे के घर के मामले सुलटते नहीं हैं। तो प्रोविजन सेक्शन 4 में यही दिया गया है कि वो काउंसलिंग करवाए। काउंसलिंग अकेले अकेले की भी हो सकती है, प्रतिवादी को बुला के समझा सकता है, अग्रीव्ड वोमेन को अलग से समझा सकता है, या दोनों को आमने सामने बैठा के भी समझा सकता है, जिससे उनका सेटलमेंट हो जाए और आगे झगड़ा ना हो। अगर ये काउंसलिंग इफेक्टिव नहीं होती है तो वो NGO वगैरह की जो एक्सपर्ट हैं सोशल मैटर में और डोमेस्टिक मैटर में, उनकी भी हेल्प सेक्शन 15 में ले सकता है। सेक्शन 16 ये बोलता है कि ये जितनी भी प्रोसीडिंग होंगी ये इन कैमरा होंगी। तो आप इन कैमरे का मतलब लिटरली ये नहीं समझना इन कैमरा मतलब CCTV लगेगा। लोकी लैंग्वेज में इन कैमरे का मतलब होता है कि प्राइवेट चैम्बर में होगी, वहाँ पे पब्लिक नहीं होगी, कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, सिर्फ जज रहेगा वहाँ पे, मजिस्ट्रेट रहेगा और पार्टी रहेंगी, दूसरा कोई नहीं रहेगा। तो इन कैमरे का मतलब लॉ की लैंग्वेज में ये होता है, इन प्राइवेटली और इन चैम्बर ऑफ द जज। सेक्शन 70 ये एक्सप्रेसली बताता है कि जनरली डोमेस्टिक कंडीशन में लेडीज सब शेयर हाउस में रहती हैं, तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट आई भी है तो भी उस लेडी का या एग्रीव्ड पर्सन का राइट है उस शेयर हाउस में रहने का, उसको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता, चाहे वो किराए का मकान हो, चाहे वो मालिकाना हक वाला मकान हो, प्रतिवादी का या किसी का भी। सेक्शन 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात करता है। केस के आने के बाद में मजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू कर सकता है, और प्रोटेक्शन ऑर्डर रेस्पोंडेंट के लिए इशू होगा कि तुम ये चीज़ें करोगे जिससे एग्रीड वुमेन, एग्रीड पर्सन के राइट प्रोटेक्टेड रहें और उसके साथ फर्दर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो। सेक्शन 19 रेजिडेंस ऑर्डर की बात करता है। तो रेजिडेंस ऑर्डर वही है जो सेक्शन 70 में हमने बोला कि वो बोल सकता है ऑर्डर देके कि ये लेडी, ये वोमेन इसी घर में रहेगी, इसको कोई भी निकालेगा नहीं। सेक्शन 20 में मॉनेटरी रिलीफ का ऑर्डर भी मजिस्ट्रेट पास कर सकता है। वो रेस्पोंडेंट को या प्रतिवादी को ये ऑर्डर कर सकता है कि तुम इसको इतना मेंटेनेंस देगा, लमसम अमाउंट इतनी देगा और हर मंथ इतना इतना खर्चा उसको मेंटेनेंस के लिए प्रदान करेगा। अच्छा, अभी बात आती है बच्चों की। अभी इस झगड़ों के मामलों में बच्चों की हालत खराब हो जाती है। अभी यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 21 में ऑर्डर है, अथॉरिटी है कि वो कस्टडी ऑर्डर किसके फेवर में देना है, जहाँ पे बच्चों का हित हो, यहाँ पे पास कर सकता है। जनरली कस्टडी ऑर्डर एग्रीड वोमेन को या मदर को ही दिए जाते हैं। बच्चों की कस्टडी मदर को ही दी जाती है। और मान लिया उस अग्रीड वोमेन को कुछ 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 डैमेज हुआ है, कुछ लॉस हुआ है, चोट लगी है, नुकसान हुआ है, तो उसके लिए सेक्शन 22 में कंपनसेशन ऑर्डर का भी प्रोविजन है। अच्छा, मान लिया सामने वाली पार्टी नोटिस देने के बाद भी आती नहीं है, तो अभी मजिस्ट्रेट ज़्यादा दिन तक वेट करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 23 में वो इंटरिम ग्रीफ भी इंटरिम रिलीफ दे सकता है और इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है, और इसके अलावा एक्स पार्टी ऑर्डर भी रेस्पोंडेंट के खिलाफ में पास कर सकता है। सेक्शन 24 अभी ये सब ऑर्डर पास कर दिया, अभी जो भी ऑर्डर मान लिया पास किया, तो 24 में उसकी ऑर्डर की कॉपी दोनों पार्टी को फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाएगी। 25 में पावर दी हुई कि जो ऑर्डर ऊपर इशू कर दिए मजिस्ट्रेट ने, वो कभी भी उनकी ड्यूरेशन वगैरह को एल्टर कर सकता है। मान लिया 6 महीने के लिए कोई ऑर्डर दिया, लेकिन कंडीशन नहीं सुधर रही है, तो वो उसको एक्सटेंड भी कर सकता है, और ड्यूरेशन के अलावा उसमें दूसरे भी जो अथॉरिटी है उसको अमाउंट वगैरह चेंज करने की वो भी कर सकता है 25 में।
अच्छा, एक ये बहुत बढ़िया सेक्शन है। मान लिया किसी अग्रीड वुमेन ने इस एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट दे दी, अब वो दूसरी जगह पर कहीं जाके कंप्लेंट कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो ये सेक्शन 26 स्पेसिफिकली बोलता है कि आपने देखा था पहले सेक्शन 5 में मजिस्ट्रेट ने उस अग्रीड पर्सन को उसके राइट बता दिए थे। अब वो उस राइट के हिसाब से दूसरे किसी कोर्ट में जाके भी और दूसरे किसी एक्ट में जाके भी अपना कोर्ट में केस कर सकती है और उसमें भी जाके न्याय मांग सकती है। तो यहाँ पे उसको एक्सप्रेसली बोला गया है कि वो दूसरे एक्ट में भी जा करके रिलीफ मांग सकती है। बस इतना ही काम करना है कि उसको जहाँ उसका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में केस चल रहा है उस मजिस्ट्रेट को उसको बताना है कि उसने दूसरी दूसरी जगह पे भी यहाँ पे केस किया हुआ है। तो इस केस में उसको डबल जोपार्डी या रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। अच्छा, इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जितने भी कंप्लेंट आएंगी उसका जुरिडिक्शन मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का रहेगा और नॉन मेट्रोपॉलिटन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का रहेगा। और कंप्लेंट जैसा मैंने बताया पहले, हमने बताया कोई भी कर सकता है और उसका कॉग्निजेंस ये मजिस्ट्रेट लेंगे। प्रोसीजर सीआरपीसी का फॉलो किया जाएगा, हालांकि इसकी नेचर सिविल की है। और मान लिया जो भी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया गया है, तो जो भी कोर्ट इसमें प्रेस्क्राइब बाद में रूल में किया जाएगा उसके हिसाब से उसकी अपील 30 दिन के अंदर अंदर कोई भी पार्टी कर सकती है। तो ये प्रोविजन थे चैप्टर 4 के। चैप्टर 5 मिसलेनियस है। इसमें जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर हैं सेक्शन 3 में, वो आईपीसी के सेक्शन 21 के अंतर्गत पब्लिक सर्वेंट ट्रीट होंगे। उनको वो सारे राइट और डिफेंस प्राप्त होंगे जो सेक्शन 21 में 21 आईपीसी में पब्लिक सर्वेंट को प्राप्त होते हैं। सेक्शन 31 यहाँ पे अभी बोलता है कि अगर मान लिया रेस्पोंडेंट इसकी ब्रीच करता है तो उसको क्या क्या पनिशमेंट हो सकता है। मान लिया कोई सा भी ऑर्डर अगर रेस्पोंडेंट के खिलाफ निकाला गया और वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको 1 साल तक की सजा हो सकती है और 20,000 तक का उसको फाइन हो सकता है सेक्शन 31 में। तो ये रिएक्टिव पेनल्टी है अगर उसने उन ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो। सेक्शन 31 में कॉग्निजेंस एंड प्रूफ। अभी कॉग्निजेंस तो जैसा हमने बताया कि ऊपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेगा, लेकिन इसमें वर्डन ऑफ प्रूफ रेस्पोंडेंट पे रहेगा। रेस्पोंडेंट पे रहेगा मतलब अगर अग्रीड पर्सन ने कंप्लेंट किया तो अभी प्रूफ रेस्पोंडेंट को देना है कि उसने नहीं किया। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया तो वो गिल्टी माना जाएगा और उसको फिर इसके अंदर प्रोटेक्शन ऑर्डर जो भी किए जाएंगे वो फॉलो करना होगा। सेम पेनल्टी प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए दी गई है। अगर सेक्शन 33 में प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता, लापरवाही करता है और अग्रीड पर्सन सफर होती है तो उसको भी सेम ही पेनल्टी है जो रेस्पोंडेंट को है। मतलब 1 साल तक की उसको सजा हो सकती है और 20,000 रुपये उसको जुर्माना हो सकता है, फाइन हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट करता है तो पहले उस स्टेट गवर्नमेंट से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी स्टेट गवर्नमेंट देखेगी कि मामला अगर जेन्युइन है तो वो उसकी परमिशन देगी। तो ये इनके लिए एक डिफेंस प्रोविजन है। और इसके अलावा अगर गुड फेथ में प्रोटेक्शन ऑफिसर ने कोई भी काम किया है तो फिर उस पर उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। मतलब ये सेक्शन उसके सेफ्टी के लिए है कि उसको कोई गलत तरीके से फंसाए नहीं। इसमें दूसरा सेक्शन है 36। मान लिया ये जो लॉ बनाया गया है इसका पर्पज किसी दूसरे लॉ को बाईपास करना नहीं है या सुपरसीड करना नहीं है। तो अगर ये इसके एक्ट के जितने भी प्रोविजन है वो किसी दूसरे एक्ट के अगेंस्ट नहीं कंसिडर किए जाएंगे, डेरोगेशन में नहीं समझे जाएंगे और इसको अलाइन करके ही समझा और पढ़ा जाएगा। और लास्ट का सेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी रूल बनाने की जरूरत है वो इसके अंतर्गत बना सकती है ताकि ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए। तो इस तरह से हमने सारे इसमें देख लिए इसके प्रोविजन। अब हम इसमें लीडिंग केसेस देखते हैं। लीडिंग केसेस में सबसे पहला है आशिक दीक्षित वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AR 2013। इसमें कोर्ट ने बोला कि इसका पर्पज बेसिकली ये है कि इस एक्ट का मिसयूज ना हो। तो जनरली क्या होता है, अगर लेडी का झगड़ा हो गया और वो अपने मैके चली गई तो फिर उसके
मैके वाले परिवार के इन लॉज के सारे लोगों को, बूढ़े बच्चों सबको, रिश्तेदारों का भी नाम लिखा के कंप्लेंट कर देते हैं और वो सारे के सारे सफरर हो जाते हैं इस एक्ट के मिसयूज होने पे। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि वाइफ को इसमें कंप्लेंट करने का तो हक है, लेकिन वो ऑल एंड सन्ड्री सारे फैमिली मेंबर को, जिनको इवन वो जानती भी नहीं है, उनको उनके नाम नहीं लिखवा सकती है इसके अंदर। जिन्होंने एक्चुअली उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है सिर्फ उन्हीं के नाम लिखवा सकते हैं। दूसरा केस है इसमें रोमा राजेश तिवारी वर्सेस राजेश दीनानाथ तिवारी। तो इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। इसमें यह बताया गया है कि जो वोमेन है, जो अग्रीड पर्सन है, उसका मैट्रिमोनियल हाउस या शेयर्ड हाउस में रहने का राइट है, उसको कोई निकाल नहीं सकता, चाहे प्रॉपर्टी किसी के भी नाम पे हो। अगर वो उसमें किसी भी टाइम आके रही है और उसका एज ए मैरिड वोमन रहने का हक बनता है, तो इस एक्ट के अंतर्गत उसके लिए ऐसा ऑर्डर पारित किया जा सकता है, पास किया जा सकता है। तीसरा इंपोर्टेंट केस है इसमें सविता मार्क वर्गीस बनाम मार्क लियोनेल वर्गीस AR 2013 का। इसमें यह बताया गया है कि मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो रिस्पोंडेंट या प्रतिवादी को जो शेयर्ड हाउस होल्ड है उसमें से रिमूव करने का ऑर्डर भी दे सकता है। वो ये बोल सकता है कि यहाँ पे अग्रीड पर्सन रहेगा, वोमेन रहेगी जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, और प्रतिवादी का, चाहे वो उसका भी अपना घर है, वो उससे उसको बाहर निकालने का ऑर्डर दे सकता है और बोलेगा कि तुम कहीं दूसरी जगह जाके रहो। तो ये थे इसके इंपोर्टेंट लीडिंग केस। मुझे उम्मीद है कि इसके की प्रोविजंस, डेफिनेशन और केसेस आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस टिल एंड। अगर आपका लीगल एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरल अवेयरनेस एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस एक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो प्लीज फील फ्री टू राइट इट टू मी इन माई बॉक्स. I will be happy to reply. Thank you very much for watching this.